नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और इससे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। कहने का आशा है कि निशा निमंत्रण रचना किसकी है? 1 नारेंद्र शर्मा, 2 उदय शंकर भट्ट, 3 हरिवंशराय बच्चन या फिर 4 रामनरेश त्रिपाठी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि देखिए निशा निमंत्रण में कौन होते हैं? हरिवंशराय बच्चन। ध्यान में रख लीजिएगा कि निशा निमंत्रण में कौन को बच्चन है ना। जब किसी का निमंत्रण होता है, कोई आयोजन होता है, तो सबसे ज़्यादा आनंद कौन लेता है? बच्चे लेते हैं। तो बस ऐसे बना लीजिएगा, निशा निमंत्रण हरिवंशराय बच्चन का। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि निराला के बादल राग कविता का संबंध है 1 प्रगतवादी चेतना से, 2 प्रयोगवाद से, 3 प्रकृति चित्रण या 4 अप्राकृतिक चिंतन। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 52 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि निराला का जो बादल राग है ना, वो प्रगतवादी चेतना, विकल्प 1 इज राइट आंसर है ना। देखिए, बादल राग माने बादल का जो स्वर होता है, जो ध्वनि होती है ना, बस उसी को जोड़ लीजिएगा। वो क्या करती है? हमेशा प्रगतवादी चेतना देती है ना। देखो, क्योंकि जब बादल बरसता है तो किसान भी खुशहाल हो जाता है कि उसकी फसल अच्छी होगी, उसकी प्रगति होगी। तो बस ऐसे दिमाग में रख लीजिए कि बादल राग से किसान अपनी प्रगति मानता है। तो प्रगति मतलब प्रगतवादी चेतना को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 53 है कि केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि हैं? जवाब आपको देना है कि किस धारा के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। 1 प्रगतिवाद, 2 प्रयोगवाद, 3 छायावाद या 4 इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि हैं और विकल्प 1 को लॉक किया जाए, तो यानी कि विकल्प 1 प्रगतिवाद इज राइट आंसर है ना। केदारनाथ में अगर आप जाएंगे, अगर फार अग्रवाल को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल के अलावा केदारनाथ सिंह भी आपको मिलेंगे, है ना। तो केदारनाथ में अगर आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रगतिवाद आपको दिखाई देगा, प्रगति दिखाई देगी। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि केदारनाथ में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रगति दिखाई देगी। तो प्रगतवाद को दिमाग में बैठाना है ना। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतवाद धारा के कवि थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है कि नागार्जुन भाव, अभाव एवं प्रादुर्भाव के कवि हैं, किसका कथन है? वेरी मोस्ट है ना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नागार्जुन भाव, अभाव एवं प्रादुर्भाव के कवि हैं, किसका कथन है? 1 मैनेजर पांडे, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 कृष्ण बिहारी मिश्र और 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पर भी सही जवाब विकल्प 1 का चुनाव किया। तो विकल्प 1 मैनेजर पांडे इज राइट आंसर है ना। कैसे दिमाग में बैठाना है? देखिए, हम हो या आप हो, किसी के यहाँ कोई बात होती है, जब भाव होता है, अभाव होता है, तो ऐसे भाव अभाव से केवल मैनेज करना होता है, मैनेज करके चलना होता है। हमारे आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो उसी 100 रुपये में पूरे महीने को देखना है ना, क्योंकि अगले महीने ही आपको मिलेगा फिर वेतन वगैरह। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि भाव अभाव प्रादुर्भाव में क्या करना है? मैनेज करना है। तो मैनेज कौन करेगा? मैनेजर करेंगे। तो मैनेजर पांडे को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में हमेशा के लिए छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कृति है? ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 धूमिल, 3 अगे, 4 केदारनाथ अग्रवाल। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प 4 को लॉक किया जाए, है ना। अगर आप केदारनाथ में जाएंगे, केदारनाथ में अगर फार अग्रवाल को ध्यान में रखिएगा, तो फूल नहीं, वहाँ पे रंग भी बोलते हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं कहाँ पर? केदारनाथ में अगर आप जाओगे तो अगर फार अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि निराला की जूही की कली उदाहरण है। ये लीजिए प्यारी सी रचना निराला की, है ना, जूही की कली। ठीक, कह रहे हैं कि किसका उदाहरण है? 1 मुक्त छंद जो रोला छंद, 3 बरवय छंद और डी इनमें से कोई नहीं।
तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए। विकल्प 1 मुक्त छंद इज राइट आंसर, है ना। जो जूही की कली 1916 ईस्वी में 16 में लीला जी ने इसको लिखा था और इसी रचना को आप कह सकते हैं ना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, यानी कि कौन सी पत्रिका है जिसको प्रयोगवाद की जन्मदात्री माना जाता है। 1 नवयुग, 2 धर्मयुग, 3 तार सप्तक और 4 है नई पहल। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 तार सप्तक इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान में आपको रखना है कि प्रयोग को जन्म देने वाली पत्रिका कौन सी, तार सप्तक, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब तक कुल 4 जो सप्तक हैं, पहले जो सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है, इसके बाद जितने सप्तक हैं उसे सप्तक कहा जाता है ना। तो पहले को प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता बल्कि तार सप्तक कहा जाता है। इसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से भी 1-2 बार बने हैं, है ना। तो तार सप्तक ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नकेनवाद, अब आपको जवाब देना है कि नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। 1 छायावाद, 2 प्रगतिवाद, 3 प्रयोगवाद, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 58 का जवाब भी अब आ गया कि जो नकेन माने होता है नया, और नया नया क्या होता है, प्रयोग होता है। विकल्प 3 प्रयोगवाद इज राइट आंसर, है ना। जो नकेनवाद है वो प्रयोगवाद से संबंधित है, नहीं प्रयोगवाद धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि चाँद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है। ये लीजिए, बड़ा भयंकर सा प्रश्न है ना, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो आपको जवाब देना है कि चाँद का मुँह टेढ़ा है किसकी रचना है। 1 मुक्तबोध, 2 अगेय, 3 राहुल संकृतायन, 4 अणुकमल। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प 1 को लॉक किया जब मुक्तिबोध इज राइट आंसर, है ना। चाँद का मुँह टेढ़ा है ऐसा बोध होता है ना। देखे होंगे कभी कभी चाँद पूरा निकलता है, कभी टेढ़ा निकलता है, तो ऐसे क्लू बना ले लीजिएगा कि चाँद का मुँह टेढ़ा है ऐसा बोध होता है। तो बोध फार मुक्तिबोध को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि सागर मुद्रा कविता किस कवि की है। 1 अगेय, 2 बाल मुकुंद, 3 मुक्तिबोध और 4 हैं नरेश अग्रवाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो सागर है और सागर में जो मुद्रा है ना, कितनी मुद्रा है, ये अगेय है। तो सागर वैसे भी अगेय होता है और सागर की मुद्रा की बात की जाए तो अगेय, है ना। तो सागर मुद्रा अगेय जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा और इसको बिल्कुल हमेशा के लिए कंटेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 61 है कि भूल गलती के रचनाकार कौन हैं। 1 अगेय, 2 शिव शंभू, 3 दिनकर, 4 मुक्तिबोध। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जब भूल गलती होती है तो गलती का हम लोगों को बोध हो जाता है कि मुझसे ये गलती हो गई थी, है ना। इस प्रश्न का जवाब हमने गलत दे दिया, या मुझसे गलती हो गई मैं काव्य शास्त्र करने गया, या मुझसे गलती हो गई भाषा विज्ञान नहीं देखा था। तो कहने का आशय यही है कि भूल गलती जब होती है ना तो उसका बोध होता है। तो बोध फार मुक्ति बोध को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये लीजिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। 1 है कि 1851, 2 1947, 3 1943 और 4 है 1961। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 1943 इज ए राइट आंसर, है ना। देखिए मित्रों, बात अगर हम लोग करते हैं ना तो इसमें अगर प्रथम तार सप्तक होता तो गलत होता, है ना। जो तार सप्तक है यानी कि पहला तार सप्तक को प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता बल्कि तार सप्तक कहा जाता है। इसके बाद जितने सप्तक आते हैं वो तार सप्तक नहीं होते बल्कि सप्तक होते हैं। तो दूसरा सप्तक पहला 43 में है। अब प्रश्न संख्या 63 है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है ना। किस कविता में मुक्तिबोध जी ने रहस्य पुरुष का बिंब, है ना। तो 1 कह रहे कि ब्रह्मरासस, 2 अंधेरे में, 3 मुद्रा रासस और 4 है कि चाँद का मुँह टेढ़ा है। तो 63 का जवाब भी आ गया कि देखिए, जो पुरुष का रहस्य है ना उसका बिंब अंधेरे में दिखाई देता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, कोई व्यक्ति अंधेरे में है, उसका बिंब दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति अंधेरे में छुप रहा है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि रहस्य पुरुष का बिंब जो है मुक्तिबोध की रचना है, ये भी जान लीजिएगा। और किस कविता में है तो अंधेरे में, है ना। जो रहस्य है पुरुष का वो अंधेरे में दिखाई देता है। ठीक है,
चलिए, प्रश्न संख्या 64 है कि धूप के धान शिला पंख चमकीले किसकी रचना है? 1 गिरिजा कुमार माथुर, 2 मुक्तिबोध, 3 नरेश अग्रवाल, 4 भवानी प्रसाद मिश्र का। तो जवाब आपको देना है कि धूप के धान, है ना। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर धूप का धान अगर होता है तो गिर जाता है, और शिला पर पंख अगर चमकीला टकराता है ना तो टूट जाता है, गिर जाता है। तो गिरजा कुमार माथुर को ध्यान में रख लीजिएगा कि धूप के धान गिर जाते हैं, शिला पंख पर चमकीले पंख गिर जाते हैं। तो गिरजा कुमार माथुर को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि अपनी केवल धार किसकी कृति है? 1 दुष्यंत कुमार, 2 कुमार विमल, 3 अरुण कमल, 4 दिनकर। तो अपनी केवल धार रचना का आपको बताना है, रचनाकार कौन है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए, अरुण कमल इज राइट आंसर, है ना। अपनी केवल धार जो है ना वो बिल्कुल कमल की है, अपनी केवल धार कमल की है। तो कमल फार अरुण कमल को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि संशय की एक रात किसकी रचना है? ये लीजिए, एक और प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर कि संशय की एक रात किसकी रचना है? 1 नरेश मेहता, 2 वीरेंद्र मिश्र, 3 हो गया दुष्यंत कुमार, 4 अरुण कमल का है ना। तो संशय की एक रात को कौन आपको जवाब देना है ना। संशय की एक रात नरेश, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आप सबका है कि संशय की एक रात नरेश मेहता, विकल्प 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प 1 का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 67 है कि नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि कौन हैं? 1 वीरेंद्र मिश्र हैं, 2 धूमिल हैं, 3 अज्ञेय या 4 भारतेंदु। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब आप सबको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए, वीरेंद्र मिश्र इज राइट आंसर, है ना। नवगीत के प्रसिद्ध कवि की बात अगर हम लोग करते हैं तो विकल्प 1 है, वीरेंद्र मिश्र इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि मोचीराम के रचनाकार हैं? 1 कुमार विकल, 2 भवानी प्रसाद मिश्र, 3 धूमिल, 4 भवानी शंकर सिंह। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 68 का कि मोचीराम, और आप सबका जवाब भी आएगा कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए, विकल्प 3 धूमिल इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो मोचीराम व्यक्ति होगा ना उसकी छवि धूमिल हो जाती है, तो मोचीराम की छवि धूमिल हो जाती है, धूमिल फार धूमिल जी की रचना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? 1 गिरिजा कुमार माथुर, 2 धूमिल की, 3 कुमार विकल, 4 दुष्यंत कुमार की। तो पृथ्वी कल्प का आपको जवाब देना है किसकी रचना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि पृथ्वी के कल्प क्या है कि पृथ्वी पर लोग गिर जाते हैं, यानी गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। ध्यान में आपको रखना है कि पृथ्वी का कल्प है कि पृथ्वी पर लोग गिर जाते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कुआनो नदी किसका कविता संग्रह है? 1 अज्ञेय, 2 मुक्तिबोध, 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और 4 हैं रघुवीर सहाय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कुआनो नदी की बात हम लोग करते ही सक्सेजन, है ना। कुआनो नदी क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सक्सजना। कुआनो नदी पे आप क्या करोगे? कूदोगे, नहाओगे ना, तो सक्सजना होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 71 है कि आत्मजयी के रचनाकार हैं? 1 कुंवर नारायण, 2 मुक्तिबोध, 3 श्रीकांत वर्मा, 4 अरुण कमल। तो आत्मजयी की बात करते ही एक प्रश्न आ जाता है, कौन आत्मजयी हो जाता है? बिल्कुल विकल्प 1 कुंवर नारायण इज राइट आंसर, है ना। जो कुंवर नारायण है आत्मजयी हो जाता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 72 है कि मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? मगध, तो 1 है श्रीकांत वर्मा, 2 अरुण कमल, 3 उदय प्रकाश, 4 सुमन राजे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प 1 को लॉक किया जाए, विकल्प 1 श्रीकांत वर्मा इज राइट आंसर, है ना। मगध पुस्तक कौन लिखते हैं? श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है कि 7 गीत वर्ष किसकी रचना है? 1 धर्मवीर भारती, 2 कांता भारती, 3 गिरिजा कुमार, 4 अज्ञेय। तो 7 गीत वर्ष रचना किसकी है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए, विकल्प 1
धर्मवीर भारती इज राइट आंसर, है ना। 7 गीत वर्ष धर्मवीर, धर्मवीर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 74 है कि आत्महत्या के विरुद्ध किस कवि की रचना है। आपको जवाब देना है कि आत्महत्या के विरुद्ध किस कवि की रचना है। 1 रघुवीर सहाय, 2 मुक्तिबोध, 3 लीलाधर जुगड़ी और 4 हैं नरेश मेहता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर ना सहाय। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर क्या करेंगे, ना सहाय, ना सहाय। या आप ये भी कह सकते हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय होते हैं, है ना। तो जैसे भी बने बनाने का प्रयास करिएगा और इसको बिल्कुल हमेशा के लिए अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 के संदर्भ के लेखक हैं। 1 डॉक्टर विनय, 2 कुंवर नारायण, 3 श्रीकांत, 4 धूमिल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्षर विकल्प 1 को लाभ किया जाए। संदर्भ, अगर किसी से कोई संदर्भ करना है, बातचीत करनी है, सबसे पहले विनय आनी चाहिए, है ना। विनय के साथ पेश आते हैं संदर्भ। किसी का संदर्भ जानने के लिए, किसी के बारे में कुछ जानने के लिए विनय जरूरी है। तो डॉक्टर विनय को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब संख्या 76 है कि चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। 1 सुमन राजे, 2 महाबली वर्मा, 3 केशरा सोपती, 4 मृदुला पांडे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प 1 को लाभ किया जाए। विकल्प 1 सुमन राजे इज राइट आंसर, है ना। चौथे सप्तक में सम्मिलित कवित्री कौन है। विकल्प 1 सुमन राजे इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं। 1 मुकुटधर पांडे, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 त्रिलोचन पांडे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि द्विवेदी युग की बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार की। तो सर्वश्रेष्ठ वही होगा जिसके सर पर मुकुट होगा। तो मुकुटधर पांडे को ध्यान में रख लीजिएगा कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे, ठीक। प्रश्न संख्या 78 है कि जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। 1 है प्रेम पथिक, 2 कानन कुसुम, 3 चित्राधार और 4 करुणालय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि प्रेम पथिक इज राइट आंसर। विकल्प ए सही जवाब है ना। 1914 में लिखा गया है। कानन कुसुम की बात करते हैं तो कानन कुसुम 1913 में, चित्रधार 1918 में और करुणालय 1913 में। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79 आकाशगंगा का अपसंग्रह किसका है। 1 रामकुमार वर्मा, 2 मुकुटधर पांडे, 3 रघुवीर सहाय, 4 नरेश मेहता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आकाशगंगा तो रामकुमार वर्मा की रचना है। आकाशगंगा रामकुमार की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि उद्धव शतक किसकी रचना है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न है और आप बहुत आसान सा प्रश्न है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आना चाहिए। 1 है जगन्नाथ रत्नाकर, 2 हजारी प्रसाद, 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय, 4 मुकुटधर। तो उद्धव शतक विकल्प 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 81 है कि सप्तपड़ा किसकी कृति है। 1 अगेय, 2 श्रीकांत, 3 धूमिल, 4 महादेव वर्मा। तो 81 का जवाब भी अब धीरे धीरे आ गया कि सर महादेव वर्मा। सप्तपड़ा किसकी है, महादेव वर्मा की है। सप्तपड़ा महादेव वर्मा जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 82 है कि रूपाम्बरा किसकी रचना है। 1 अगेय, 2 धूमिल, 3 श्रीकांत, 4 इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो रूपाम्बरा है ना, रूप की अम्बरा, विकल्प 1 अगेय इज राइट आंसर, है ना। प्रश्न संख्या 83 कि भग्नदूत किसकी रचना है। 1 अगेय, 2 धूमिल, 3 गिरजा कुमार माथुर और 4 इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो भग्नदूत होते हैं ना वो अगेय होते हैं। अगेय फारगे जी की रचना है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 84 है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है। पुष्प की अभिलाषा ये प्रसिद्ध कविता किसकी है। 1 है गिरजा कुमार माथुर की, 2 महादेव वर्मा, 3 कुंवर नारायण और 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ चुका है कि सर विकल्प 4 को लाभ किया जाए। माखनलाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर, है ना। मैंने आपको बताया था कि पुष्प की जो अभिलाषा होती है माखन से होती है, माखन से। माखन पर माखनलाल चतुर्वेदी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 50 एक बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है। आपको जवाब देना है। 1 भारतेंदु, 2 प्रेमघन, 3 महादेव वर्मा, 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि बकरी विलाप करती है ना भारत में, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। इसी से मिलती जुलती एक रचना है अबला विलाप। तो अबला विलाप कहाँ करती है, अयोध्या में जाके करते हैं अबला विलाप, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और दशरथ विलाप करते हैं अम्बा के पास जा करके। तो अम्बा फार अंबिका दत्त व्यास को ध्यान में रख लीजिएगा। तो बकरी भारत में विलाप करेगी,
अबला अयोध्या में विलाप करेंगे, और अम्बा के पास कौन विलाप करेगा? है दशरथ विलाप अम्बा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसको ध्यान में रख लीजिएगा। 3 विलाप आपने देखा, बकरी विलाप भारत में करेगी, है ना, अबला कहाँ करेंगी? अबला अयोध्या में करेंगी, और दशरथ अम्बा के पास। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 86 है कि मौर्य विजय किसकी रचना है? ये लीजिए, एक रचना आपके स्क्रीन पर आ गई कि मौर्य विजय किसकी रचना है। एक सियाराम शरण गुप्त, 2 श्यामनारायण पांडे, 3 रूपनारायण पांडे, 4 मैथिली शरण गुप्त। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प को लाख किया जाए। विकल्प एक सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 87 है कि हृदय का मधुभार किसकी काव्य रचना है? ये लीजिए, है ना, एक बार फिर ये प्रश्न आ गया कि हृदय का मधुभार किसकी काव्य रचना है। 1 सियाराम शरण गुप्त का, 2 रूपनारायण पांडे, 3 रामचंद्र शुक्ल, और 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो हृदय का जो मधुभार होता है, मधुभार रामचंद्र से होता है। रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। हृदय का मधुभार किसका है? रामचंद्र का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 88 है कि दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। 1 कुरुक्षेत्र, 2 रश्मिरथी, 3 रसवंती, 4 रेणुका, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए। विकल्प ए कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। और बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र 1964 में लिखा गया है, रश्मिरथी 1951 में लिखा गया है, रसवंती 40, और रेणुका की बात करते हैं तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि रेणुका 3/5/1935 की रचना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 89 है कि एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक हैं। 1 रामकुमार वर्मा, 2 दिनकर, 3 श्यामनारायण पांडे, 4 रूपनारायण सिंह। तो 89 का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर एकलव्य तो रामकुमार, है ना, एकलव्य जो है रामकुमार की तरह है, रामकुमार वर्मा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 90 है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? 1 राम सीता, 2 राम लक्ष्मण, 2 भरत लक्ष्मण, 3 राम लक्ष्मण, 4 उर्मिला और लक्ष्मण और उर्मिला। तो आपको जवाब देना है कि किसके चरित्र से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल इसका जवाब देने में आपको ज़रा सा भी समय नहीं लगा, और विकल्प 4 को आप लोगों ने लॉक किया कि लक्ष्मण और उर्मिला इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 91 है कि निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? यानी कौन सी कविता इनमें से लंबी नहीं है, आपको जवाब देना है प्रश्न 91 का। तो देखिए, बात करते हैं ना, तो कुकुरमुत्ता 1942 में, सरोज स्मृति की बात करते हैं तो 1935 में। सरोज की स्मृति आते ही निराला जी 3-5 करने लगते हैं। राम के शक्त पूजा 36, है ना। ये तीनों बड़ी कविताएं हैं, लंबी कविताएं हैं, लेकिन एक जो है भिक्षु की, ये लंबी कविता नहीं है। तो प्रश्न 91 का विकल्प 1 भिक्षु की राइट आंसर। प्रश्न 92 है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? यानी कि त्रिलोचन जी, जिनका मूल नाम वासुदेव सिंह था, तो उनकी रचनाएं कह रहे हैं कि अन्य किस भाषा में थी, है ना, हिंदी के अतिरिक्त। 1 मगही, 2 भोजपुरी, 3 अवधी, 4 मैथिली। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया बड़े तेजी के साथ कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए, है ना, अवधी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 93 है कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम? वासुदेव सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, अरुण कमल, उदय प्रकाश। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्षर विकल्प 1 को लॉक किया जाए, वासुदेव सिंह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 94 है कि पहाड़ पर लाटेन किसकी रचना है? 1 वासुदेव सिंह, 2 त्रिलोचन, 3 मंगलेश डाबराल, 4 उदय प्रकाश। तो पहाड़ पे लालटेन लेकर के क्या करता है? मंगल करने के लिए जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ से लालटेन लेकर के मंगल पे जाता है। तो मंगल फार मंगलेश डाबराल को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 95 कि रात में हारमोनियम काव्य संग्रह किसका है? 1 त्रिलोचन, 2 मंगलेश डाबराल, 3 उदय प्रकाश, 4 गोरख पांडे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 उदय प्रकाश इज राइट आंसर, है ना। अगर रात में आपको हारमोनियम बजाना है तो प्रकाश का उदय करना होगा, प्रकाश करना होगा। तो प्रकाश फार उदय प्रकाश को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 96 हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? परीक्षा गुरु, भागवती, नूतन ब्रह्मचारी और गोदान। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प 1 को लॉक किया जाए, परीक्षा गुरु जी राइट आंसर।
लाला श्रीनिवास दास जी जो है ना 1882 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, चलिए। प्रश्न 97 सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं, 1 बिंद्रबन लाल वर्मा, 2 जैनेन्द्र, 3 देवकीनंदन खत्री, 4 गोपाल राम गहमरी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प 4 को लाख किया जाए, है ना। सर कटती है लाश कब, जब कह के मार देगा कोई तो मर जाएगा और लाश कट जाएगी, सर कट जाएगी। तो सर कटी लाश मरी फार गहमरी को ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे हमेशा के लिए बिल्कुल, है ना, अपने स्मृति में छाप लीजिएगा। ये रचना पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए। पत्रात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न उपन्यास की सृजना किसने की है, यानी कि श्यामा स्वप्न उपन्यास किसका है ना। 1 गोपाल राम गहमरी, 2 बालकृष्ण भट्ट, 3 जगमोहन सिंह, 4 शिव सिंह सेंगर। तो मैंने आपको बताया था ना कि श्यामा का स्वप्न क्या करता है, श्यामा का 85 स्वप्न जग को मोहन करता है। 85 फार ध्यान में रखिए, 1885 में जग को मोहन करता है, जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया है श्यामा स्वप्न, ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल विकल्प 3 को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, रख लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 99 है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं, 1 बालकृष्ण भट्ट, 2 प्रताप नारायण मिश्र, 3 जगमोहन सिंह, 4 मिश्र बंधु। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि नूतन ब्रह्मचारी क्या हो जाता है, भट्ट से, है ना। भट्ट से फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, नूतन ब्रह्मचारी भट्ट से बनो, भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, हमेशा के लिए लाभ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 100 है कि भूतनाथ उपन्यास के लेखक हैं। अब भूतनाथ उपन्यास के लेखक कौन हैं, 1 देवकीनंदन खत्री, 2 अंबिका प्रसाद गुप्त, 3 जयशंकर प्रसाद, 4 जैनेन्द्र। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भूतों का नाथ कौन होगा। बोले सर विकल्प 1 को लाख किया जाए, विकल्प 1 देवकीनंदन खत्री इज राइट आंसर, है ना। भूतों का नाथ देवकीनंदन, तो देवकी फार देवकीनंदन को ध्यान से रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।